कुछ कहानियां ना इतनी जबरदस्त होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो सच है या फिल्मी। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो दिखती तो फिल्म जैसी है, लेकिन उसकी जड़ें एक असली और आज तक अनसुलझे जुर्म में है। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। 2013 की हिट फिल्म स्पेशल 26 का ये डायलॉग। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जो दिखाती है कि कैसे हिम्मत और दिमाग से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी, ये चोर पुलिस का रोमांचक खेल किसी राइटर की कल्पना न हो? क्या हो अगर ये सच में हुआ हो? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। स्पेशल 26 की कहानी भारत के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी अपराधों में से एक पर आधारित है। एक ऐसा क्राइम जो आज तक एक पहेली है। तो साल था 1987। जगह मुंबई का मशहूर ओपेरा हाउस इलाका। यहाँ भारत के इतिहास की एक ऐसी डकैती हुई जिसके बारे में सुनकर आज भी सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी का वो फेमस ज्वेलरी स्टोर, और वहाँ हुई एक ऐसी वारदात जो किसी भी फिल्मी कहानी को मात दे दे। तो चलिए आज इस कमाल की अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। एक ऐसा क्राइम जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि दशकों बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स अपना सिर पकड़ लेते हैं। यह सिर्फ गहने चुराने की बात नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसे प्लान को हकीकत में बदलने की बात थी जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। सोचकर देखिए, इस डकैती में क्राइम का कोई भी ट्रेडिशनल हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ना कोई बंदूक चली, ना किसी को धमकाया गया, और भागने के लिए तो कोई गेट अवे कार तक नहीं थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे काम को अंजाम देने में मास्टरमाइंड की मदद की 26 ऐसे लोगों ने जिन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक डकैती का हिस्सा बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मास्टरमाइंड के इस शानदार प्लान का पहला कदम था अपनी एक टीम तैयार करना। और वो भी कैसे? सबकी नजरों के ठीक सामने। चलिए देखते हैं कि उसने ये किया कैसे। ये सब शुरू हुआ एक अखबार के छोटे से विज्ञापन से। बिल्कुल एक आम सा सरकारी नौकरी का विज्ञापन। इसमें लिखा था कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ऑफिसर्स की जरूरत है। भला कौन शक कर सकता था कि ये मामूली सा दिखने वाला ऐड भारत की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक की नींव रख रहा था। उस मास्टरमाइंड ने एक पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया का नाटक किया। उसने मुंबई के एक बड़े होटल में बाकायदा इंटरव्यू लिए, उम्मीदवारों की काबिलियत जांची और 26 होनहार पढ़े लिखे नौजवानों को चुना। उन सबको यही लगा कि वाह, उनकी तो बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई। पर असल में वो अनजाने में एक बहुत बड़े खेल का मोहरा बन चुके थे। टीम अब तैयार थी। अब बारी थी प्लान के सबसे जरूरी हिस्से को अंजाम देने की, यानी डकैती वाले दिन की। ये वो दिन था जब सब कुछ दांव पर लगा था और एक छोटी सी भी गलती सब कुछ खराब कर सकती थी। 19 मार्च की दोपहर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी मुंबई के मशहूर टीवीजेड ज्वेलर शोरूम में दाखिल होता है। उसने अपना नाम बताया मोहन सिंह, सीबीआई का एक बड़ा अधिकारी। उसका आत्मविश्वास, उसका ऑरा ही ऐसा था कि किसी को भी उस पर शक करने की कोई वजह ही नहीं मिली। और फिर सब कुछ घड़ी की सुई के साथ चलने लगा। ठीक 2:15 पर 26 नए अधिकारियों की टीम स्टोर के बाहर पहुंची। 3:30 बजे ऑफिसर सिंह ने उन्हें अंदर बुलाया और रेड शुरू हो गई। सिर्फ आधे घंटे के अंदर लाखों के गहने सबूत के तौर पर बैग में भर लिए गए। और ठीक 3:15 बजे मास्टरमाइंड ये कहकर निकल गया कि वो जांच के लिए एक सैंपल लेकर जा रहा है। सीबीआई का नाम उस दौर में, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार था। सीबीआई का नाम सुनते ही लोग बिना कोई सवाल किए सहयोग करते थे। इस मास्टरमाइंड ने इसी भरोसे और कह सकते हैं डर का फायदा उठाया ताकि स्टोर के कर्मचारी और उसकी अपनी टीम भी उसके हर ऑर्डर को चुपचाप माने। जरा सोचिए, इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरी डकैती को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ी, एक नकली आईडी कार्ड। कोई हथियार नहीं, कोई गैंग नहीं, सिर्फ एक कार्ड और उसे दिखाने का आत्मविश्वास। यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत थी, इसकी सादगी। अंदर जो छापेमारी चल रही थी वो बिल्कुल असली लग रही थी। टीम ने आते ही स्टोर की सिक्योरिटी, कैमरे और फोन सब बंद करवा दिए। उन्होंने गहनों को बड़े ध्यान से बैग में भरा और तो और हर चीज की रसीद भी बनाई। सब कुछ इतने प्रोफेशनल तरीके से किया गया कि किसी को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। डकैती तो हो गई थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ।
अब कहानी का रुख असली जांच की तरफ मुड़ता है और यहीं से यह रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जब बाकी टीम स्टोर में कागजी कार्रवाई पूरी कर रही थी, वो मास्टरमाइंड गहनों से भरा एक बैग लेकर बड़े आराम से बाहर निकला। उसने भागने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने बस सड़क पर एक टैक्सी रोकी और मुंबई की उस भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जब कई घंटे बीत गए और ना तो वो मास्टरमाइंड लौटा, ना ही सीबीआई की कोई और टीम आई, तब जाकर स्टोर के मालिक को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के पास क्या था? सिर्फ एक नाम, मोहन सिंह, जो शायद नकली था, और उसका हुलिया। लेकिन उस आदमी का असली नाम क्या था, उसका मकसद क्या था, वो कहाँ गया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस की जांच जैसे एक भूल भुलैया में फंस गई थी। हर मोड़ पर उन्हें एक बंद गली मिल रही थी। मास्टरमाइंड ने कोई उंगलियों के निशान या कोई और फॉरेंसिक सबूत नहीं छोड़ा था। जिन 26 लोगों ने उसकी मदद की थी, वो तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सचमुच एक भूत की तरह आया और गायब हो गया। ये डकैती सिर्फ एक जुर्म नहीं थी, ये एक पहेली बन गई। एक ऐसी पहेली जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और भारत के आपराधिक इतिहास में इसकी एक अलग ही जगह है। तो इतने सालों बाद भी क्या नतीजा निकला? चोरी हुए करोड़ों के गहने कभी नहीं मिले। वो रहस्यमयी मास्टरमाइंड कौन था, उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है, और ये केस पुलिस की फाइलों में आज भी अनसुलझा ही दर्ज है। लगभग 40 साल, 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन ये मामला आज भी उतना ही ताज़ा और रहस्यमयी लगता है जितना 1987 में था। ये एक ऐसा परफेक्ट क्राइम है जिसे समय भी नहीं सुलझा पाया। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर कौन था वो शख्स? कोई चालाक चोर, कोई पुराना सरकारी एजेंट, या कोई और ही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात इस कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखेगी।